ये पूरी यूनिट है जिसको बोलते हैं आप आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो सबको पता है इसकी परिभाषा के बारे में कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बेटा किसका? एक तो करते हैं आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, और एक करते हैं विभिन्नता। देखो यहां भी दे रखा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण, जिसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। जैसे कि बात पता है वैसे बोलते हैं वंशागति, पढ़ा है आपने? वंशागति। इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। HERIDITY, हेरिडिटी। तो देखिए जनक पीढ़ी से गुणों का संतानों में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। जो लक्षण जनक पीढ़ी से संतति में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। क्या बोलते हैं बेटा? आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं आनुवांशिकता। तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण एवं परिवर्तन। यहां परिवर्तन का जो मतलब आप जानते हैं विभिन्नता है, वेरिएशन। क्या बेटा इसका मतलब? वेरिएशन, वेरिएशन, विभिन्नता, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए विभिन्नता क्या होती है? को बता सकता है विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नताओं का मतलब है कि सम रूप जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। तुम सभी समरूप हैं, एक जैसे हैं कि नहीं है? कोई अंतर तुम में? तुम सम का आज मतलब कि तुम्हारे अंदर सब में 46 गुणसूत्र हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, सब वही हैं, लेकिन तुम में क्या अंतर है? विभिन्नताएं हैं। तो समरूप जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। तो हम आनुवंशिकी के अंदर 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। किसका? एक तो करते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को बोलते हैं वंशागति, और वंशागति का मतलब जानते हो कि जनक पीढ़ी से लक्षणों का संचरण, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का संचरण वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। और दूसरी है विभिन्नताएं। तो सजातीय जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। तो बेटा ये हो गया आनुवंशिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का, बता दिया आपको। अब देखिए ये सामान्य शब्दावली चल रही है आपकी। दूसरा पॉइंट है जीन। जीन के बारे में हम जानते हैं। जीन के बारे में लिख रहा है कि डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष गुण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष गुण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। वैसे अब पता है जीन कहां पाए जाते हैं? जीन कहां पाए जाते हैं बेटा? जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र में। गुणसूत्र, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं बताइए बेटा? केंद्रक के अंदर मिलते हैं बेटा। किसमें? केंद्रक। जो कोशिका का केंद्रक होता है
जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। इन्हीं गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और जीन का मुख्य लक्षण क्या है? जीन क्या है? डीएनए का ही खंड है, एक छोटा पार्ट है जो किसी विशेष गुण को नियंत्रित करता है। हर जीन का कार्य अलग अलग होता है ना बेटा। हमारे शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं, को बता सकता है? हमारे मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी, कितने जीन पाए जाते हैं? मैंने पढ़ा दिया है, आपको ध्यान है, 30,000 जीन पाए जाते हैं। कितने बेटा? 30। नहीं बताया आपको? ध्यान है? मानव शरीर में पहला जो अनुमान था, ह्यूमन जीनोम मैप बना था, एक अनुमान था कि मानव में कितने जीन हो सकते हैं? कितने बेटा? 80,000 से 1,40,000 तक जीन हो सकते हैं। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम मैप बना था तो पता लगा कि मानव में मात्र 30,000 जीन पाए जाते हैं। और 30,000 जीन में से मात्र 2% जीन कैसे हैं? कोडिंग जीन है बेटा। कैसे हैं? कोडिंग। कोडिंग का मतलब जानते हो? जो प्रोटीन का कुठलेखन करते हैं, जो काम के हैं बेटा। ये कोई उत्पाद बनाते हैं, ये कोई लक्षण का निर्धारित करते हैं, बाकी तो सब वैसे ही, कोई काम के नहीं है। ये कोडिंग जीन है। इसका मतलब है कि यदि 30,000 का 2% निकाला जाए, कितने जीन पाएंगे? मात्र 600 जीन। 600 जीन ऐसे हैं जो प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं, जो हमारे शरीर में लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। हर जीन एक लक्षण के जिम्मेदार होते हैं। कुछ जीन ऐसे भी होते हैं, बहुजीन वंशावली बताई थी आपको, एक जीन एक से अधिक कार्य भी कर सकता है। तो पता पड़ गया बेटा जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर, ये रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र कहां होता है? केंद्रक में। वैसे केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो मेटाफेज के अंदर क्या करती है बेटा? गुणसूत्र का निर्माण करती है। इन जीनों में कम से कम आप कितने जीन मिलते हैं मानव बॉडी में? 30,000 मिलते हैं, जिनमें से 2% जीन कैसे हैं? कोडिंग जीन है, जो प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं, जो काम के बेटा। केवल 600 जीन ऐसे हैं जो काम के शरीर में लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, बाकी सब संख्या बढ़ा रहा है वैसे ही। तो ये जीन के बारे में पढ़ लिया आपने। इसके बाद में पढ़ोगे आप गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम। तो बता दिया गुणसूत्र के बारे में। यहाँ तो देखिए, कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को जीन कहते हैं। धागेनुमा संरचना जिसमें जीन स्थित होते हैं, बताई थी यहाँ पर बेटा कि केंद्रक के अंदर ही पाई जाती है। तो गुणसूत्र क्या है? कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना जिसमें जीन स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं गुणसूत्र। इसका मतलब है कि जीन गुणसूत्रों के ऊपर सवार होते हैं। और गुणसूत्र क्या काम करते हैं बेटा? जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र किसमें जाते हैं? युग्मकों में जाते हैं ना। इसका मतलब गुणसूत्र युग्मकों में जाते हैं, और उनके साथ ही जो जीन होते हैं सवार, वो भी कहाँ जाते हैं? युग्मकों में चले जाते हैं बेटा। तो वंशागति में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, किसकी होती है? जीन की होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप लोग डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या बताइए? इसका मतलब है गुणसूत्र भी किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ये खुद गुणसूत्र किसके बने बेटा? डीएनए के बने। तो वंशागत जानकारी को संग्रहित करने वाला अणु है, जिसको डीएनए को जानते हो क्या बोलते हैं बेटा? ये कोशिका की आत्मा है। वैसे क्या है बेटा? ये कोशिका की आत्मा है। कोशिका की आत्मा जिस प्रकार से बेटा डीएनए में आप जानते हैं कि जितनी भी जीव शरीर की समस्त सूचनाएं
डीएनए विद्यमान होती है ना। हमारी जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो डीएनए में समाहित होती है। जिस प्रकार से कोशिका की आत्मा जानते हो, जैसे हमारे शरीर में जो आत्मा है, यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो जानते हो मसरी कर पाएगा बेटा, डेड बॉडी है, मृत शरीर है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक शरीर चलायमान है। हमारे शरीर का ड्राइवर कौन है? आत्मा। हालांकि इस बात को साइंस नहीं मानती कि आत्मा क्या है, तो ये तो मानते हैं कि हमारे शरीर में कोई कंट्रोलर तो है जो शरीर को चला रहा है बेटा। जिस प्रकार से कोई व्हीकल में कोई ड्राइवर होता है ना बेटा, बिना ड्राइवर के व्हीकल चल सकता है क्या? ऐसे हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, वही शरीर को चला रही है। उसमें हमारे ऐसे ही कोशिका का डीएनए होता है। जितनी भी जीव शरीर की सूचनाएं हैं वो सब डीएनए के अंदर ही समाहित होती है। आपकी जो पूरी संरचना, रंग, ज्ञान, जितने भी आपके अंदर मेमोरी है, बुद्धि है, सबका ज्ञान केंद्र कौन है? डीएनए है। और डीएनए कहां से आता है बताइए? पेरेंट्स से आता है बेटा। ये जो डीएनए आता है ये वंशागत होता है। आप जानते हैं जैसे मम्मी पापा होते हैं हमारे, यदि इंटेलिजेंट हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट आएंगे। ये डिपेंड करता है बेटा। तो वंशागत जानकारी को संग्रहित करने वाला अणु है डीएनए। समस्त सूचनाएं डीएनए के अंदर ही संग्रहित होती हैं। उसके बाद में जीनोटाइप, पहले पढ़ के आ चुके हैं जीनोटाइप के बारे में। जीव की आनुवंशिक संरचना, ध्यान दें सब बच्चे, जीव की आनुवंशिक संरचना। जैसे बेटा लंबेपन के लिए कैपिटल डबल टी है, बौनेपन ये शुद्ध लंबे हैं और ये अशुद्ध लंबे हैं, संकर हैं। ये बौनेपन के लिए स्मॉल डबल टी है। ये जीनोटाइप है, जीनी संरचना। किसी जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो देखिए बेटा, जीनोटाइप पढ़ लिया किसी आपने? जीनोटाइप का मतलब जानते हो? जीव की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि लंबेपन के लिए आप जानते हैं जीन, जो जीव के अंदर जो जीन होते हैं युग्म में पाए जाते हैं। किसमें? ये जो जीन होते हैं ये युग्म में पाए जाते हैं, युग्म में। तो लंबेपन के लिए ये शुद्ध लंबा है बेटा, कैपिटल डबल टी। ये संकर लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं। तो किसी जीव की जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ऐसे ये फिनोटाइप है, जीवों के बाहरी दिखाई देने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा बेटा? फिनोटाइप का एग्जाम्पल बताइए। ये सांपों नहीं होता बेटा, यो तो बताइए बेटा, फिनोटाइप का एग्जाम्पल बताइए। जीव के बाहरी लक्षण जैसे लंबा लक्षण है एवं बौना, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। जीव के बाहरी दिखाई देने वाले लक्षण जो आपको दिख रहा है, चाहे लंबा है, चाहे बौना है, चाहे बीज की आकृति दिख रही है आपको, झुर्रीदार है, गोल है, और भी बहुत सारे लक्षण बताए बेटा।
पुष्प का रंग बताया आपको, कैसा रंग बताया बेटा फूल का? सफेद है, बैगनी है। बैगनी प्रभावी और सफेद अप्रभावी है, क्योंकि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो मटर पे किए थे। ठीक है, तो यहां पर ये फिनोटाइप है जीव के बाहरी दिखाई देने लक्षण, जो आपको बाहर से दिख रहा है। कोई लंबा दिख रहा है, कोई बौना दिख रहा है, कोई मटर का बीज है, कोई झुर्रीदार दिख रहा है, कोई फूला हुआ दिख रहा है आपको। बीज की आकृति है बेटा फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है, जो आपको बाहर से दिख रहा है वो आपका फिनोटाइप है। अब ये आप नहीं पढ़ा होगा, प्रभुत्व शब्द पढ़ाया आपने। प्रभुत्व आपने केवल क्या पढ़ा बेटा? लक्षण है डोमिनेंट। प्रभुत्व का मतलब प्रभावी लक्षण है। क्या है बेटा ये? हाँ, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण ये प्रकट, इसको बोलते प्रभुत्व। कहते हैं ना अपना प्रभाव दिखा रहा है, प्रभुत्व दिखा रहा है, वो प्रभावी लक्षण है। तो इसमें दे रहा है आपको वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। आपको बताए थे बेटा, मेंडल का प्रभाविता का नियम बताया था कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसको प्रभुत्व या प्रभावी लक्षण कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। इसका मतलब है कि जो प्रभुत्व लक्षण है, जो प्रभावी लक्षण है, वो कहां प्रकट होगा? F1 पीढ़ी में। और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो कौन सा लक्षण है? अप्रभावी। अप्रभावी लक्षण कहां प्रकट हो जाएगा बताइए? अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट होगा। इसके बाद में अप्रभुत्व लक्षण जानते हैं, ऋषि से बोलते हैं इसको। ये वो लक्षण है जो F1, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपा रहता है, अर्थात F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, वो कहलाता है आपका अप्रभावी लक्षण। लेकिन अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, ये लक्षण क्या बेटा? यह लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यह लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाएगा। F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, उसको बोलते हैं अप्रभुत्व लक्षण। ये शब्द पहली बार पढ़ा होगा आपने। ये अप्रभावी लक्षण है। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट छिपा रहता है, प्रकट नहीं होता है, उसको बोलते हैं अप्रभुत्व लक्षण, या इसको बोल सकते हैं बेटा अप्रभावी लक्षण। क्या बेटा? अप्रभावी लक्षण। इसके बाद में आप पढ़ोगे समयुग्मजी। समयुग्मजी जानते हैं? जब दोनों जीन समान होते हैं, जैसे पता है आपको ये दोनों समान होनी चाहिए, कैपिटल डबल टी या स्मॉल डबल टी। समयुग्मजी, इनसे युग्मक भी बनेंगे ना, तो कैसे बनेंगे? समान बनते हैं। इससे दोनों युग्मक बनेंगे कैपिटल डबल टी बनेंगे, इससे दोनों युग्मक बनेंगे तो स्मॉल डबल टी बनेंगे। इसको बोलते हैं समयुग्मजी। हालांकि यहां ग्रुप में दे रखे दोनों, पर दोनों युग्मक समान होते हैं। कैपिटल डबल टी है, ये स्मॉल डबल टी, ये समयुग्मजी है। ये कैसे? ये ऊपर, ये तीन कैसे ऊपर? ये नीचे ऊपर या क्रॉस के ऊपर? कौन सा? ये क्रॉस के ऊपर।
ये ये अरे बेटा सीख जाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए विषम युग्मजी के बारे में। विषम युग्मजी हेटेरो जाइगस। तो देखिए बेटा, जब दोनों जीन कैसे हो, अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी। जैसे कि एग्जाम्पल है कैपिटल डी स्मॉल टी, अदर एग्जाम्पल आ सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई भी आ सकता है बेटा, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। और बताइए कैपिटल बाई कैपिटल बाई है, स्मॉल बाई है, ये सब कैसे हैं, विषम युग्मजी। क्यों बेटा। अब देखिए संकरण के बारे में पहले पढ़ लिया है आपने, बताइए संकरण की परिभाषा बताइए। जब दो भिन्न लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराना, दो भिन्न लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराना क्या कहलाता है, संकरण। एग्जाम्पल के लिए बेटा बताइए कैसे क्रॉस कराओगे। यदि आप क्रॉस कराते हैं, लंबे क्रॉस कराओगे बौने, मतलब एक कह सकते हो बेटा ये संकरण नहीं है, कैपिटल डबल टी, यहां क्रॉस कराओगे स्मॉल डबल टी। तो बताइए बेटा F1 पीढ़ी में तो आपके ये प्रकट होते हैं, हाँ, ये संकर लंबे हैं। कैसे हैं, संकर लंबे इसको ही बोलते हैं हाइब्रिड संकरण। इस दोनों से प्राप्त जो होंगे इसको बोलेंगे F1 पीढ़ी है। तो ये संकर लंबे पादप, यह प्रक्रिया कहलाएगी संकरण। तो ये तो हो गया आपका संकरण। इसके बाद में गैमीट के बारे में, तो देखिए गैमीट युग्मक, सब जानते हैं युग्मक के बारे में। प्रजनन कोशिकाएं जैसे कि शुक्राणु एवं अंडाणु ये युग्मक हैं, गैमीट्स हैं। जाइगोट, ये देखिए जो गैमीट क्या है, युग्मक है। बताइए इनकी सूत्र गुणिता क्या होती है, बताइए सूत्र गुणिता जानते हो, सूत्र गुणिता। सूत्र गुणिता क्या होती है बेटा, गैमीट की जो सूत्र गुणिता होती है वो एन होती है। एन जानते हो, अगुणित, हाँ। गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, मानव की बात चल रही है, गुणसूत्र 23 होते हैं। तो ये गैमीट क्या है, प्रजनन कोशिकाएं हैं। प्रजनन में महत्वपूर्ण भाग लेती है कौन, शुक्राणु एवं अंडाणु। दोनों के संलयन से क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप बनी संरचना को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका युग्मनज कहलाती है। इसकी भी सूत्र गुणिता जानते हो क्या होगी बेटा, बताइए इसकी सूत्र गुणिता, बता लिख दूं आपको, सूत्र
गुणता 2n होती है। 2n मतलब 46। 2n का मतलब जानते हैं बेटा कि 2n इक्वल्स टू 46 गुणसूत्र होते हैं। तो निषेचन शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप बनी संरचना को क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं, जिसकी सूत्र गुणिता 2n होती है। 2n का मतलब जानते हो? द्विगुणित। उसके बाद में आप पढ़ोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद। ये केवल शब्दावली है, नॉर्मल जानकारी है आपके लिए। तो देखिए बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जानते हैं सभी लोग। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में इसको? एक संकर संकरण। हिंदी में बोलते हैं एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले या विपरीत लक्षणों के मध्य कराया जाने वाला क्रॉस क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्रॉस करवा बेटा, पता है आपको? करा दूं क्रॉस? वही जो पहले बताया था आपको, वही सेम क्रॉस है। तो ये तो रहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तो देखिए मैं आपको क्रॉस करा देता हूं। कैपिटल टी क्रॉस कराना है आपको स्मॉल टी। तो देखिए बेटा पहले बनाने आपको युग्मक, स्मॉल टी बनेंगे दोनों भाई, दोनों दो बनते बेटा, ऐसे दो डबल डबल बनेंगे युग्मक, और सूत्री विभाजन होता है। अब आपको एक के बाद क्रॉस कराना है। जो F2 पीढ़ी बनेगी आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी ये कैसे हैं? संकर लंबे हैं। अब इसकी दूसरी पीढ़ी प्राप्त करोगे तो कर सकते हो। तो केवल मोनो हाइब्रिड संकरण है, इसकी F2 पीढ़ी प्राप्त करोगे तो केवल यहां क्या कराओगे बेटा? स्व परागण कराओगे। क्या कराओगे? स्व परागण, पहले पढ़ चुके हो। तो देखिए यहां दूसरी पीढ़ी प्राप्त करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी किसके साथ करा बेटा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आपकी F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी है जिसका लक्षण प्रारूप बताइए। लक्षण प्रारूप लंबे अनुपात बौने 3:1, जीन प्रारूप 1:2:1, कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी स्मॉल टी। इधर देखो
ये संकर लंबे हैं। ये जो लक्षण है बेटा कैसा है, ये लंबा लक्षण है, ये लंबे हैं। ये कैसे हैं, संकर लंबे हैं। ये कैसे हैं, संकर लंबे। और ये कैसे हैं बेटा, बौने। तो लक्षण प्रारूप बताया जो आपको दिख रहा है, लंबे और बौने। तो लंबे बौने का जो अनुपात है एफ टू पीडी में कितना है, 3:1 है। और जीनोटाइप है 1:2:1। तो ये तो रही आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने एक जोड़ी लक्षण लिया बेटा, विपर्यासी जानते हो, ये विपर्यासी लक्षण है। ये तो लंबा है और ये बौना है। ये विपर्यासी लक्षण है, विपरीत, जिनको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी, ये एलील बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका। इसके बाद में ये देख लो बेटा, एक लक्षण के आधार पर किया गया संकरण कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक लक्षण के आधार पर किया गया संकरण, क्यों हमने एक लक्षण लिया है, लक्षण एक ही है। और लक्षण का क्या है बेटा, पौधे की लंबाई। और पौधे की लंबाई के दो, एक तो प्रभावी लक्षण होता है लंबा, और एक लक्षण होता है अप्रभावी, जिसको बौना बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक लक्षण के आधार पर किया गया क्रॉस। लक्षण एक है पौधे की लंबाई। अब इसके भी दो लक्षण है, प्रभावी और अप्रभावी। लंबा प्रभावी है और बौना अप्रभावी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। दो लक्षणों के आधार पर किया गया क्रॉस। पॉइंट ऐसे होने चाहिए एग्जाम टाइम पे हम देख जाएं, समझ रहे हैं। तो बढ़िया बढ़िया जो पॉइंट जो दिखाना वो भी नोट करते चलिए वहां, ठीक है। काम आगे जब हमारे पास क्योंकि बात है जान के ना सॉलिड पीडीएफ में सुन दे के जाने बात है। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने छोटे छोटे, तो बढ़िया बढ़िया को तो मैं पॉइंट दिखाना बताने मैं ऐड कर चल रहा हूं। अरे डाई हाइब्रिड क्रॉस देखिए, दो लक्षणों के आधार पर किया गया क्रॉस। जैसे कि हमने ये लक्षण लिया था, ऐसे ही आपने दो लक्षण लेने में आपको जो केवल बता देता हूं मैं आपको, मैंने पहले क्रॉस पढ़ रखा है आपने, कैपिटल आर कैपिटल बाई क्रॉस कराना है बेटा क्या, स्मॉल आर स्मॉल बाई, ये क्रॉस कराना था। दो लक्षणों के आधार पर किया गया क्रॉस। यहां में दो जोड़ी लक्षण हैं, देखिए कौन कौन से। ये क्या है बेटा, गोल पीली। और ये क्या है, झुर्रीदार हरे। कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है बेटा, यहां दो जोड़ी लक्षण ले लिए। कौन कौन से, गोल पीले, ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। पता ही आपको, मैं क्रॉस के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। क्रॉस कराया जाए तो लक्षण प्रारूप क्या बताइए बेटा, इसका लक्षण प्रारूप आएगा, हाँ लक्षण प्रारूप जो आएगा, लक्षण प्रारूप कितना आएगा बताइए बेटा, 9:3:1, ये आएगा लक्षण प्रारूप। वो जीन प्रारूप है।
वो जीन प्रारूप बेटा 121, 41, 21, 21, 122, 41, 21, 21। उसका नियम बताएंगे आपको, भी डिटेल से पढ़ोगे आप। अब देखिए 15 पॉइंट हो गए आपके। तो देखिए बेटा सबसे इसके बारे में पढ़ते हैं 16 पॉइंट। एलील, एलील जानते हैं? युग्म विकल्पी, पढ़ा हुआ पहले, क्या बोलते हैं इसको? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी युग्म विकल्पी। एलील देखिए एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे कि बेटा बताइए, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल बताओ बेटा। जैसे कि बेटा लंबे व बौने, लंबे व बौने एक दूसरे क्या है? युग्म विकल्पी हैं। एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, जिनमें से एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, वो युग्म विकल्पी कहलाते हैं। इसके बाद में उत्परिवर्तन, सब जानते हैं, पहले पढ़ा होगा आपने। जीन या डीएनए में अचानक परिवर्तन, और ये जानते हो कि उत्परिवर्तन बड़े परिवर्तन हैं और विभिन्नताएं छोटे परिवर्तन हैं। तो ये जीन या डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन पूल के बारे में बताओ बेटा। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल का मतलब किसी जनसंख्या के सभी जीनों का समूह जीन पूल कहलाता है। जैसे बेटा मानव के कितने जीन पाए जाते हैं? जीव संख्या में 30,000 जीन पाए जाते हैं, तो वो हमारा जीन पूल है। मानव का जो कितने जीन मिलते हैं मानव में बेटा 30,000 जीन मिलते हैं। ये हमारा जीन क्या है? जीन पूल है। किसी जनसंख्या के सभी जीनों का समूह, जितने भी जीन पाए जाते हैं वो जीन पूल है। तो हमारा ये जीन पूल क्या है? 30,000 जीन होते हैं। 19वां पॉइंट है वंशागति, हेरिडिटी। तो पता है बेटा माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है, या कह सकते हो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं परिवर्तन, वेरिएशन। इनको विभिन्नता कहते हैं, बता दिया आपको, लिख रहा है विभिन्नता। संतानों में माता पिता से विभिन्नता है, संतानों में माता पिता से विभिन्नता है, या समरूप जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। क्या बेटा एक माता पिता से उत्पन्न सभी संतान एक जैसी होती हैं? नहीं होती ना? होती है क्या बेटा? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विभिन्नता आती है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, बताए कौन कौन सी हैं? ये दो प्रकार की है बेटा। एक तो आनुवांशिक विभिन्नता है, कौन सी? आनुवांशिक
विभिन्नताएं, वो एक होती हैं वातावरणीय विभिन्नताएं, वातावरणीय विभिन्नताएं। विभिन्नताएं दो प्रकार की बताइए आपको मैंने, कौन कौन सी? आनुवंशिक विभिन्नताएं और दूसरी बताई थी वातावरणीय विभिन्नताएं। आनुवंशिक विभिन्नताएं वे होती हैं जो हमारे जीन या डीएनए में परिवर्तन उत्पन्न होती है। यदि हमारे डीएनए में या जीन में कोई परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं, या पुनर्योगज के समय उत्पन्न होती है। कब होती है उत्पन्न? आनुवंशिक पुनर्योजन के समय, जब युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, निषेचन होता है, उस वक्त उत्पन्न होती है विभिन्नताएं। और ये विभिन्नता कैसी होती है? वंशागत होती है। कैसी होती है बेटा? ये वंशानुगत होती हैं। वंशानुगत का मतलब है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 100% जाती है। और दूसरी होती हैं वातावरणीय विभिन्नताएं। जैसे आप वातावरण में रहते हैं, देखा होगा अफ्रीका वाले, वेस्ट इंडीज कैसे होते हैं? ब्लैक मनी। हाँ, ब्लैक मनी क्यों क्यों होते बताइए? क्योंकि बताते हैं कि वहां का ओजोन परत में छेद हो गया बेटा, छिद्र हो गया है, इसलिए सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती सीधी आती हैं, उसका असर पड़ता है स्किन पर, त्वचा पर, त्वचा उनकी काली हो जाती है। हालांकि हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे उनकी हड्डियां मजबूत होते हैं, पर कुरूपता आती है। कुरूपता के बाद में आपके चेहरे पर भी कुरूपता आती है। उनके देखो होठ भी भारी भारी मिलते हैं और मुंह भी भारी, लेकिन हड्डियां जरूर मजबूत मिलती है। वैसे वो आपसे कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। ये होती है वातावरणीय विभिन्नताएं। इंग्लैंड वाले कहाँ रहते हैं? वहां का जो वातावरण कैसा है? ठंडा है बेटा। वहां के लोग गोरे मिलते हैं। इंडिया में तो सब मौसम में चारों से सभी तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, ये वातावरणीय विभिन्नताएं, ये वातावरण कारण उत्पन्न होती हैं और ये वंशानुगत नहीं होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लंबे समय के बाद विभिन्नताएं धीरे धीरे वंशानुगत हो सकती है, पर यह बात मान लो कि आनुवंशिक विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं। वातावरणीय, आप देखो दिन रात काम करते हैं, तो दोपहरी पड़ रही है, कारीगर देखे होंगे, अब वो धूप में ही रहते हैं, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे शरीर में कई पीढ़ियों तक यदि वो ऐसे रहे जो लोग खेती करते रहे रात दिन खेतों में, और धीरे धीरे कई पीढ़ियों तक वो खेती करते रहे, तो धीरे धीरे शरीर पर डार्क मतलब कि उनकी पीढ़ियां चेंज हो जाती है। ना बोलो बेटा, घबराए मत। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए बेटा, पहला है आपका आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। आनुवांशिकी के जनक हैं मेंडल ने। मटर के पौधों पर, ये बात ध्यान रखना बेटा, मेंडल ने, आपके नीट में भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस पर अपना कार्य किया। एक उद्यान मटर, क्या आता है? एक तो होती बेटा उद्यान मटर, और एक आती है जंगली मटर। जंगली मटर देखिए आपने कभी भी? मटर ही होती है, ठोस होती है, थोड़ी इतनी मीठी नहीं होती जंगली मटर। हमारे गांव में खड़ी है, पतली पतली होती है जंगली मटर, और जो ये भारी होती है, इसका दाना भी मोटा होता है जंगली मटर इसका। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किए थे। नीट में क्वेश्चन इसको बोलते हैं गार्डन पी, GARDEN, गार्डन PEA। खूब सब्जी बनती है बेटा, हमने खूब खाई है। हाँ, और कल ही खाई थी जंगली मटर। हाँ। हमारे खेत में नहीं खड़ी, प्रिया खेत में खड़ी है, मतलब वो हमारे वो चलो बाद में बताते। चलो
अरे बबलू भैया उनके खेत में खड़ी है साइड में बंजर टाइप को। तो देखिए बेटा, उसके बाद में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड अनुपात कितना है बताइए बेटा, मैं बताया था आपको इससे पहले। एक संकर संकरण का जो अनुपात कितना आता है, लक्षण प्रारूप है ये, ध्यान रखना। कौन सा प्रारूप है, यहाँ दे नहीं रखा बेटा, एक बात ध्यान रखना। कौन सी प्रारूप है ये, लक्षण प्रारूप। कितना है, एक संकर संकरण का है 3:1 है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात है 9:3:3:1। ये बात दोनों याद रखने हैं आपको। अब आप MCQ करोगे बेटा, ठीक है। आप खुद जवाब दोगे आप सभी क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक कौन है। तो इसका आपका बेटा ये ऑप्शन है बी, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आया तो दिक्कत नहीं हो, यदि मेंडल आ जाए सिंगल तो पहला आंसर क्या है आपका, आनुवांशिकी का जनक मेंडल। दूसरा बेटा, जीन किसका भाग होता है, ये पढ़ाया आपको, बताया था आपको। जीन किसका भाग है, DNA का। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, नाभिक में या केंद्रक। ये बेटा केंद्रक है, नाभिक का मतलब केंद्रक। कहां मिलते हैं, ये नाभिक के अंदर मिलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत तीनों में आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा। अब देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन है आपका, कैपिटल डबल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है। सबको पता है दोनों युग्मक समान है तो समयुग्मजी। कैपिटल टी स्मॉल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है, विषम युग्मज। ये सम है, दोनों समान है, ये विषम है दोनों। कैसे हैं बेटे, विषम युग्मज। अब देखिए, ये जीनोटाइप पूछ रहा है आपको, तो ये विषम युग्मजी और ये सम युग्मजी है। यहां दो बेटा ये समान है और यहां असमान है। छठवां क्वेश्चन है, जीव के बाहरी लक्षण को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। 3 क्वेश्चन है आपके ये। छह क्वेश्चन हो गए आपके। इसमें चेंजेस नहीं हुआ छठवें में। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन है आपका, 2 अलग लक्षण वाले जनकों के संकरण को क्या कहते हैं। 2 अलग लक्षणों वाले जनकों के संकरण को क्या कहते हैं, बताइए। 2 अलग लक्षणों वाले, लक्षण 2 जोड़ी है बेटा, यहां पर 2 अलग लक्षणों वाले जनकों के संकरण को बताओ क्या बोलते हैं,
संकरण बोलते हैं या विभाजन बोलते हो, परिवर्तन या आनुवंशिकी? क्या बोलते थे बेटा? संकरण। दो अलग लक्षण वाले जनकों के संकरण को कैसे लंबे वनों में क्रॉस करा दिया तो क्या बनेगा? संकर पादप बनेंगे ना बेटा? नहीं बनेंगे? तो ये संकरण कहलाएगा। दो अलग अलग का मतलब भिन्न लक्षणों में भिन्न, जैसे कि बेटा एक लंबा एक बोना, इनके मध्य क्रॉस कराओगे उसको बोलेंगे संकरण। 8वां क्वेश्चन है, जीन किस पर स्थित होते हैं? जीन होते हैं गुणसूत्र पर स्थित। क्या होते हैं? गुणसूत्र पर। एक लक्षण के आधार पर संकरण को क्या कहते हैं बताइए बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपके केवल एक क्वेश्चन और रह गया है। अब देखिए, दो लक्षणों के आधार पर संकरण को क्या कहते हैं बताइए? इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है बेटा? अब देखिए बच्चे, बात नहीं, मेंडल के नियम तो आपने पढ़ाया बेटा, कितने नियम है मेंडल के? 3 नियम हैं। तो मेंडल के नियम में देखिए, सबसे पहले आनुवांशिकी के जनक कौन है बता दिया आपको। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि ये तीनों नियम किसने दिए थे बेटा? मेंडल ने दिए थे। इसलिए सबसे पहले मेंडल के नियम से पढ़ने से पहले ये दे दिया आनुवंशिक जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे किस पर किए? उद्यान मटर पर, पी प्लांट पर, मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति का नियम दिया था। वंशागति जानते हो कि आनुवंशिक लक्षणों का संचरण जो होता है वो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में होता है। तो मेंडल के मुख्य 3 नियम बताएंगे आपको। बताइए बेटा, ये लफड़ा हो रहा है हमें। शुरू कर रहे हैं। तो मेंडल के मुख्य नियम, सबसे पहला नियम पढ़ेंगे प्रभुत्व का नियम। बताइए आपको, प्रभुत्व का नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या पढ़ेगा उसको? ये आपका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। अब देखिए, प्रभाविता का नियम है, इसको प्रभुत्व का नियम बोलते हैं। सब जानते ही हैं कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे कहते हैं प्रभाविता। लिख रहा है बेटा कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जिसे प्रभुत्व या प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण छिप जाता है उसको अप्रभुत्व लक्षण या बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण।
समझ गए बेटा? ये अप्रभुत्व लक्षण क्या है? अप्रभावी लक्षण है, इसको आगे लिख देंगे। तो जब दो विपरीत जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण या प्रभुत्व लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसको अप्रभुत्व लक्षण या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये आपका प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जो लक्षण F1 में प्रकट होगा वो प्रभावी है, और जो प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी होता है। और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका लम्बा पौधा और बौना पौधा। तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण आएगा बताइए? सभी पौधे लंबे होंगे, लेकिन कैसे लंबे हैं? ये संकर लंबे। संकर लंबे बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, और लंबे बोले तो कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख रहा है ना सभी पौधे लंबे, हाँ तो लंबे हैं, तो भाई ध्यान रखो ये संकर लंबे हैं। और प्रभाविता के नियम के आप एग्जाम्पल और बता सकते हो? बताए थे आपको पहले, बताइए बेटा, प्रभाविता के और नियम बताइए। काली आंख लाल आंख पर प्रभावी है नहीं है? काले बाल जो होते हैं वो लाल बाल पर प्रभावी होते हैं नहीं होते? बहुत सारे लक्षण हैं ऐसे जो प्रभाविता के नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। हाँ बेटा, पुरुष पे हो गया। देखिए पहला नियम पढ़ लिया आपने, पता पड़ गया आपको। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। संकरण के समय लक्षणों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गैमीट में एक ही लक्षण पाया जाता है। ये नियम पढ़ा है आपने। पृथक्करण के नियम को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। बताइए पृथक्करण के नियम का दूसरा नाम बताइए। है? इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मकों की शुद्धता का नियम। और दूसरा नाम बताइए इसका, क्या नाम है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। हाँ, और विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसंयोजन का नियम। तो दो नाम बता दिए आपको। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं बताइए बेटा? आपको पता है कि जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण आए थे बेटा? इसमें आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है, प्राप्त हुई थी ना। लेकिन यहां पर लम्बा लक्षण भी है और बौना लक्षण भी है। ये दोनों सम्मिश्र नहीं होते, ये दोनों सम्मिश्र नहीं होते। और जब इससे F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो ये क्या होते हैं बेटा? अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। कैपिटल टी शुद्ध लंबे लक्षण के लिए होता है और स्मॉल टी शुद्ध बौने के लिए होता है। इसलिए इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो संकरण के समय लक्षणों के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गैमीट में एक ही लक्षण मिलता है बेटा। जानते हो जब ये दोनों F1 पीढ़ी से अलग युग्मक बनाएंगे ना तो कैपिटल टी अलग युग्मक में जाएगा और स्मॉल टी अलग युग्मक में जाएगा। यहां दोनों F1 पीढ़ी में दोनों पास पास हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में शुद्ध हैं, सम्मिश्र नहीं हो रहे, घुल मिलते नहीं है। ये नहीं है एक दारू पीने वाला दूसरा भी सीख जाएगा, मतलब आदि हो जाएगा, नहीं होते बेटा। इन पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं युग्मकों की
शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही नियम आपके, ये जो दोनों नियम हैं किस पर आधारित बताइए बेटा? एक संकरण संकरण पर आधारित हैं, एक संकर संकुरण पर आधारित हैं। ये दोनों ही नियम, प्रभुत्व का नियम या प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम किस पर आधारित हैं? एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ये बताए थे बेटा आपको, ये जो यहां बताया था मैंने आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब आपस में क्रॉस कराते हैं F2PD प्राप्त कर रहे हैं। ये अनुपात किसका है? ध्यान रखना, F2PD का बेटा, ठीक है। ये लक्षण प्रारूप है, क्या कौन सा प्रारूप बताइए बेटा? ये लक्षण प्रारूप है, फिनोटाइप प्रारूप है। ये दो नियम हो गए आपके। अब तीसरा नियम है आपका स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम दे रखा है, आपने पढ़ा है, इस नियम से नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट। तो इसको क्या पढ़ा था आपने? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये पढ़ा था आपने। एक ही बात है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम बोल दो या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो बताइए क्या होता है इसमें? जब दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। एक लक्षण का दूसरे लक्षण वंशागति पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल दे रखा है कि बीज का रंग और बीज का आकार अलग अलग विरासत में जाते हैं। ये नहीं होता कि बीज का आकार इसको प्रभावित करे। हर लक्षण अपने, हर जीन अपने लक्षणों के लिए कैसा है? स्वतंत्र है। बीज का रंग ये स्वतंत्र है, लक्षण है, और बीज का आकार भी स्वतंत्र लक्षण है, अलग अलग विरासत में जाएंगे। ये लक्षण इसको प्रभावित नहीं करेगा। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इस कारण इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। और ये जो नियम आधारित है आपके किस पर? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है बेटा, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एक बात ध्यान रखना कि आपके पहले जो दो नियम हैं वो एक संकर संकरण पर आधारित हैं, और जो लास्ट तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह आधारित है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था बेटा, लिए थे ना, आपने टेबल ही पढ़ी होगी। 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे बताइए बेटा, बताओ, कोई बताएगा? 7 जोड़ी लक्षण देवेश बताएगा बेटा, बताया खड़ा होके। 7 जोड़ी लक्षण, पहला लक्षण है पौधे की लंबाई। दूसरा लक्षण कौन सा है बेटा? पुष्प का रंग। तीसरा बीज का आकार, फली का आकार,
और बताइए बेटा पुष्प का रंग फलिकाकार हो गया। और बताइए, और पुष्प की स्थिति वो अग्रस्त है या कक्षस्थ है। और बताइए, और बीज पत्र का रंग। ये आपके 7 लक्षण थे। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया है, ये बताइए सभी को। F1 पीढ़ी प्रथम संतति पीढ़ी बोलते हैं F1 को, और F2 को बोलते हैं द्वितीय संतति पीढ़ी। इसके बाद में हम लोग MCQ करेंगे। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन बताइए, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, किस पर किए बेटा, गार्डन पे, उद्यान मटर पर। प्रभुत्व या प्रभाविता का नियम किससे संबंधित है, F1 पीढ़ी से संबंधित है बेटा। चौथा क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किस पीढ़ी में स्पष्ट होता है। पृथक्करण जानते हो, दूसरा नियम जो दिया था मेंडल ने, पृथक्करण का नियम किस पीढ़ी से में स्पष्ट होता है। F2 पीढ़ी में स्पष्ट होगा, ध्यान रखना बेटा। पृथक्करण का नियम F2 पीढ़ी में स्पष्ट होता है। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। छठवां क्वेश्चन है आपका, F1 पीढ़ी में किस लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, प्रभुत्व या प्रभावी लक्षण की। दूसरा को 7वां क्वेश्चन है कि कैपिटल टी स्मॉल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है। कैसा बेटा है, विषम युग्मजे। 8वां क्वेश्चन है, कैपिटल डबल टी किस प्रकार का जीनोटाइप है, समयुग्मजे। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका, एक संकर संकरण एक संकर संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। 3:1। और 10वां क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र वर्गीकरण या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस संकरण से संबंधित है, बताइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ होगा डीएनए आरएनए की संरचना एवं वंशागति का आणविक आधार। संरचना पढ़ी आपने, डीएनए आरएनए की संरचना एवं वंशागति का आणविक आधार।
देखिए बेटा आगे सबसे पहले पढ़ोगे डीएनए की संरचना के बारे में। लास्ट ये टॉपिक पढ़ लो या टॉपिक कंप्लीट कर लो बेटा। तो देखिए बेटा डीएनए की संरचना के बारे में, तो सबसे पहले आप याद रखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह वह अणु है जिसमें जीवों की आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती। बता दिया, पहले बता दिया था आपको। अब देखिए डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जानते हो। हाँ, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है बेटा। डीएनए क्या है बेटा? ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है और ये दी थी 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने। पहले पढ़ा था आपने कि डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप या प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन व क्रिक ने। और किस सन में? ध्यान, दो क्वेश्चन में बनेंगे आपको। 1953 में। अब है कि डीएनए की संरचना के मुख्य घटक कौन कौन से? पहले पढ़ी थी आपने। पहला होता है बेटा डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। कैसे शर्करा होती है बेटा? ये 5 कार्बन शुगर शर्करा 5 कार्बन शुगर होती है। इसको क्या बोलते हैं? पेंटो शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है बेटा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये 5 कार्बन शर्करा ही है। और क्या मिलता है इसमें? फॉस्फेट ग्रुप ये मिलता है H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में। और तीसरा मिलता है आपको नाइट्रोजनस बेस। यही है ऊपर ले जा आप देखिए नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 3 होते। कौन कौन से होते बेटा? 4 होते हैं। एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों ध्यान रखना बेटा। एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन। या आप लोग ऐसे सीधे बोल सकते हो। कैसे बेटा? ATGC। ठीक है, ATGC बोल सकते हो। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब देखिए
बताते बेटा डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार रखे हैं, कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये बात ध्यान रखना, ATGC याद रखना, 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एक अंतर याद रखना कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। अब बेस पेयरिंग रूल्स देखिए, ये यूं कह रहा है बेटा कि एडेनिन जुड़ती है किससे? साइटोसिन से, या आप यूं कहें कि ये जुड़ेगी बेटा ए डबल, कैसे बोल सकते हो बेटा? ऐसे बोल सकते हो या T डबल बॉन्ड ए बोल सकते हो, एक ही बात है। इसका मतलब ये 3 के निशान ये बात बोल रहे हैं, एडेनिन को जोड़ो थाइमिन से या थाइमिन को जोड़ो एडेनिन से, लेकिन दोनों के मध्य कितने बंध आते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध आते हैं। ऐसे बेटा ये आपकी ग्वानिन जोड़ रही किससे? साइटोसिन से, तो G और C के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। कैसे? G ट्रिपल बॉन्ड से या C ट्रिपल बॉन्ड G, ये बात ध्यान रखना। ये 3 ये बोल रहे हैं कि आप कैसे भी जोड़ दें, G को C से जोड़ें या C को G से जोड़ें, इनके मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होंगे और A और T के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी रह गया बेटा, अब देखिए बेटा आरएनए की संरचना के बारे में। जैसे कि आपने डीएनए पढ़ा था, ऐसे ही आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसा था बेटा? डबल हेलिक्स, द्विरज्जु की संरचना थी, द्विकुंडलित थी, और ये कैसा है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, इसको SS बोलते हैं, उसको DS बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड। वो द्विरज्जु की होता है और ये एक रज्जु की होता है। प्रोटीन, इसका जो मुख्य कार्य होता है आरएनए का, वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना बेटा? प्रोटीन का। आप जानते हैं कि जो आपकी mRNA से mRNA से अनुवादन द्वारा क्या बनती है बेटा? प्रोटीन बनती है। ट्रांसलेशन TRANS पढ़ा था आपने कि mRNA से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को अनुवादन कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है। अब नाइट्रोजन क्षार के बारे में बात करते हैं हम लोग। बता दिया था आपको कि इसमें केवल वही होते हैं, एडेनिन, केवल आपका जो थाइमिन था वहां पर यूरेसिल आएगा, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। उसके बाद में आपके ये चारों क्षार होते, केवल एक अंतर होता है, वो ध्यान रखना है आपको। इसमें भी ये केवल थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, वो ध्यान रखना है। आरएनए में लिख रहा है थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला प्रकार है बेटा मैसेंजर आरएनए। क्या काम करता है मैसेंजर आरएनए बताइए? संदेश वाहक, जैसे बताते हैं मैसेंजर आरएनए, ये दूत आरएनए है। हाँ, इसमें प्रोटीन निर्माण के संदेश निहित होते हैं। टीआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या काम करता बताइए बेटा? जैसा कि नाम बताया ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? जो अमीनो अम्ल होते हैं कोश का द्रव्य में, उनको राइबोसोम की सतह पर ट्रांसफर करता है और पुनः लौट कर कहां पर आता है? कोश के द्रव्य में आता है। बताया था आपको टीआरएनए एक अनुकूलक अणु की तरह कार्य करता है। ये अमीनो अम्लों के अनुकूलक होता है बेटा। मतलब पहले
ये mRNA को पढ़ता है tRNA और देखेगा कौन सा कोडोन अमीनो एसिड लेके आना है, उसी कोडोन के जो अनुरूप इसका एंटी कोडोन वाला tRNA जाएगा, उस अमीनो एसिड को लेके आएगा और निर्धारित क्रम में फिट करेगा। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? tRNA की। ध्यान रखना बेटा, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? tRNA की। और RNA जानते हो? RNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA, क्योंकि पता है कि राइबोसोम की सतह पर पाया जाता है। और जो प्रोटीन बनती है, कहां बनती प्रोटीन? राइबोसोम की सतह पर बनती है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब आपका स्टार्ट होता है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, जैसा कि नाम से पता है बेटा, आणविक आधार का मतलब क्या होता है बताइए बेटा? मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी आपको। यहां लिखा हुआ है डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचना अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, बात सही है। लेकिन मैं लिखाई थी बेटा वंशागति का आणविक आधार क्या है? डीएनए की आणविक संरचना। क्या? डीएनए की आणविक संरचना एवं इसका वंशागत रूप गुणसूत्र ही वंशागति का आणविक आधार है। ही वंशागति का आणविक आधार है। देखिए बेटा, डीएनए की आणविक संरचना, इससे पहले आपको डीएनए की संरचना के बारे में बता दिया है कि डीएनए किन किन अणुओं से मिलकर बनता है, कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, कौन पेंटोस शर्करा है, फास्फोरस समूह है, क्या बोलते हैं, वो आणविक संरचना ही है। और इसका वंशागत रूप गुणसूत्र, आप जानते हैं बेटा गुणसूत्र की किसी में भूमिका होती है? वंशागति में गुणसूत्र ही वंशागति का आणविक आधार है। इसका मतलब यही तो हुआ कि डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचना जो पहुंच रही है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में, वही क्या है? वंशागति का आणविक आधार। भाई वो सूचना किसके द्वारा पहुंचती है? गुणसूत्र के द्वारा पहुंचती है। और गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है? डीएनए से। इसका मतलब महत्वपूर्ण संरचना कौन है? डीएनए। भाई गुणसूत्र किसके बने? डीएनए से बने। अब देखिए मुख्य प्रक्रियाएं कि भाई कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न करता है डीएनए। पहला है डीएनए क्या काम करता है बेटा? प्रतिकृतिकरण। ये डीएनए क्या करता है? रिप्लिकेशन करता है बेटा। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है तो क्या होता है? डीएनए की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, अपनी ये संख्या बढ़ाता है, कॉपी करता है। ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता होती है डीएनए बेटा। भाई यहां होगा द्विगुणन, क्या करेगा बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, ये द्विगुणन करेगा, अपनी संख्या क्या करेगा? द्विगुणन। अपनी संख्या को क्या करता है? डबल करता है। डीएनए संख्या को बढ़ाएगा बेटा, द्विगुणन करेगा। उसके बाद में इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? DUPLICATION। ये डुप्लीकेशन करता है, इसके डबल करता है। ये डुप्लीकेशन है डबल। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन जानते हो? अनुलेखन। आप जानते हैं कि बेटा डीएनए में क्षमता किसकी है? अनुलेखन की क्षमता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन है, अनुलेखन। और ये पता ही है बेटा
कि डीएनए क्या बना सकता है? डीएनए से क्या बनेगा बेटा? एमआरएनए। एमआरएनए वो क्रिया होती है अनुलेखन द्वारा। तो ये क्रिया आपको बता दी मैंने, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डीएनए क्या बना सकता है? एमआरएनए बना सकता है, आरएनए बना सकता है अनुलेखन द्वारा। तो डीएनए में कौन क्षमता होती है? ट्रांसक्रिप्शन की। और ट्रांसलेशन जानते हो? अनुवादन। अनुवादन ये तो पता ही है बेटा। अब जो मैं इसी बता देता हूं, यहां से एमआरएनए से क्या बन रहा है? जो प्रोटीन निर्माण क्रिया होती है, प्रोटीन निर्माण होता है, वो कहलाती है अनुवादन। तो देखिए ये सब कार्य डीएनए का ही है। इससे पहले एक क्रिया और नहीं लिखाई मैंने। पहले यहां पर ये डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रिप्लीकेशन, ये क्रिया होती है बेटा। पहले अपनी डीएनए क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। उसके बाद में एक क्रिया होगी अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा। और फिर एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है बेटा? अवर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। इसका मतलब है कि डीएनए से ही तो एमआरएनए बना है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनी है, और प्रोटीन बनी है तो हमारा शरीर भी किससे बना है? डीएनए से बना है। नहीं बना? हमारा शरीर किससे बना है? अवर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हमारा पूरा शरीर किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो ये किसकी देन है? डीएनए की देन है। और डीएनए किसकी देन है? हमारे मम्मी पापा की। जो हमें डीएनए आया है वो किसका आया है? हमारे मम्मी पापा का डीएनए आया है। तो जैसे मम्मी पापा होंगे, पर उनका डीएनए तो आया है, जैसे मम्मी पापा होंगे वैसे बच्चे बनेंगे। तो अभ्यास के लिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए। ऐसे आते हैं, और जटिल आएंगे तो और आगे और क्वेश्चन बढ़ा देंगे। पेपर देखना एक बार। हाँ, अभी तो क्या है, ये नॉर्मल है, उसके बाद में इनका अभी स्तर बढ़ता जाएगा। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? ये बता दिया आपको, वाटसन और क्रिक ने दी थी, 1953 में दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि आरएनए में क्षारक थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? हाँ, तो बता दिया बेटा आपको क्या होता है, ए डबल बॉन्ड टी, बताया था ना। तो 2 बंध होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि जी और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? जी ट्रिपल बॉन्ड से 3 बंध होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, डीएनए रिप्लिकेशन किस प्रकार की होती है? बताइए। आपको बताई थी अर्ध संरक्षित प्रतिकृति, सेमी कंजर्वेटिव। क्या बताई थी? अर्ध संरक्षित प्रतिकृति। जानते हो अर्ध संरक्षित क्या होती है? आधे संरक्षित रहते पुराने वाले और आधे नए संश्लेषित होते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं, इसका मतलब है आधे तो पैतृक होते हैं और आधे नव संश्लेषित होते हैं। इस प्रतिकृति को बोलते हैं
सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित प्रतिकृति का ध्यान रखनी है आपको। तो 7वां क्वेश्चन है आपका कि मैसेंसल व स्टॉल का प्रयोग किससे संबंधित, बताइए। हैं? बताइए क्वेश्चन को। मैसेंसल व स्टॉल का प्रयोग मैंने कहा था एग्जाम में भी आ सकता है। हाँ, अभी इससे पहले बताया ना आपको कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है कैसे प्रकृति, अर्धसंरचित प्रतिकृति है। तो ये मैसेंसल व स्टॉल ने दिया था अर्धसंरचित प्रतिकृति के जो प्रायोगिक प्रमाण दिए थे, इसी ने दिए थे। तो ध्यान रखना बड़ा, मैसेंसल व स्टॉल का प्रयोग संबंधित है किससे, डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित है। एमआरएनए का मुख्य कार्य बताइए। एमआरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को लाना, राइबोसोम बनाना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाना, यही है बेटा। बता दिया बेटा कि एमआरएनए पर कोड संदेश निहित होते हैं, आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं प्रोटीन बनाने के लिए। टीआरएनए तो उनको पढ़ता है बेटा। टीआरएनए क्या करता है, उस सूचना को पढ़ता है, उसी के अनुरूप वो राइबोसोम क्या लेके आता है, अमीनो अम्ल लेके आता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाना इसका कार्य होता है किसका, एमआरएनए का। तो नमा क्वेश्चन देखिए, टीआरएनए का कार्य क्या है बताइए। प्रोटीन बनाना, अमीनो एसिड लाना। पता है बेटा, ट्रांसफर आरएनए क्या काम करता है बेटा, ये अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य में से लेके आता है और राइबोसोम की सतह पर निर्धारित क्रम में फिट करेगा। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, टीआरएनए की। तो क्या काम करता है, ये अमीनो एसिड को लाता है, जो अमीनो अम्ल है उनको कोशिका द्रव्य से लाएगा और जो एमआरएनए जुड़ा हुआ है राइबोसोम की सतह पर वह निर्धारित क्रम में फिट करेगा और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्यों बोल रहे हैं, फिर ट्रांसफर हो जाएगा कोई द्रव्य में, एमआरएनए के अनुकूल फिर कोडोन को पढ़ेगा, कौन सा अमीनो अम्ल लेके आना है। उसने मान लो पढ़ा, कोडोन पढ़ा, एमआरएनए पढ़ा, उसको पता मुझे कौन लाना है, सीरीन लाना है, तो सीरीन वाला ही एंटीकोडोन जाएगा, वो सीरीन लेके आएगा। फिर ट्रिप्टोफेन लेके आना है, कौन सा लेके आना है, तो इसका मतलब है अमीनो अम्लों को लाने का कार्य करता है कौन, टीआरएनए। 10वां क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है बताइए। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन निर्माण। बताइए आपको बेटा, सिंथेसिस मतलब निर्माण है। कहां होता है ये, केंद्रक में होता है, राइबोसोम पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, लाइसोम कहां होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है बताओ बेटा, राइबोसोम पर। अभी बताया था मैंने कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। कई बार रिपीट किया मैंने कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इसलिए प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया होती है वो राइबोसोम की सतह पर होती है, केंद्रक के अंदर प्रोटीन नहीं बनता बेटा। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम होता है और राइबोसोम की सतह पर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है, राइबोसोम पर होता है। मैं बताया था कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है कौन, राइबोसोम।
चलो बड़ा गुणसूत्र की संरचना के बारे में कल बता देंगे, आप परेशान हो गए।